अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राबिया। हम लोग विटामिन्स पढ़ रहे हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो विटामिन सी, B1 और B2 पढ़ेंगे। फैट सोल्युबल विटामिन्स हमने पढ़ लिए। आज से हम वाटर सोल्युबल विटामिन्स पढ़ेंगे। वाटर सोल्युबल विटामिन्स के अंदर हमने पढ़ा था कि एक क्लास हमारे पास थी नॉन बी कॉम्प्लेक्स वाली, जिसके अंदर विटामिन सी आता था, और एक हमारे पास थी बी कॉम्प्लेक्स वाली। बी कॉम्प्लेक्स में फिर फर्दर हमारे पास 3 आई थी। एक में हमने देखा था कि जो एनर्जी जनरेटिंग है, और नेक्स्ट हमने एक क्लास को देखी थी जिसके अंदर हमारे पास ब्लड रिलेटेड थे और अदर्स थी एक क्लास के अंदर। स्टार्ट करते हैं विटामिन सी के साथ ही। हमारे पास वाटर सोल्युबल विटामिन है, ठीक है। जो इसका दूसरा नाम है वो हमारे पास एस्कॉर्बिक एसिड है। इसका अभी स्ट्रक्चरली किस तरह से है, ये एक हेक्सोज डेरिवेटिव है, ठीक है। क्लोजली रिजेंबल करता है विद दैट ऑफ द मोनोसेक्राइड्स इन स्ट्रक्चर। अब जो हमारे पास दूसरा नाम हमें एस्कॉर्बिक एसिड, नाम से पता चल रहा है कि इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो जो एसिडिक प्रॉपर्टी है वो हमारे पास एनोलिक एसिड हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से आ रही है, जो कि विटामिन सी के स्ट्रक्चर के अंदर पड़ा हुआ है। विटामिन सी इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। एल एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो ऑक्सीडेशन में चला जाता है टू फॉर्म द डीहाइड्रोक्सी एस्कॉर्बिक एसिड एंड दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, ठीक है। यानी जो एल एस्कॉर्बिक एसिड है वो ऑक्सीडेशन में जाएगा, और ऑक्सीडेशन में जाने के बाद एक मॉलिक्यूल बनाएगा दैट विल बी द डीहाइड्रोक्सी एस्कॉर्बिक एसिड। और ये दोनों जो क्या कहते हैं रिएक्टेंट्स होंगे या प्रोडक्ट्स हैं, ये इंटरचेंजेबल हैं, ठीक है। और ये जो रिएक्शन होगा ये रिवर्सिबल होगा, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। यानी एल एस्कॉर्बिक एसिड डीहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड के अंदर जाएगा, और डीहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो एल एस्कॉर्बिक एसिड के अंदर जा सकता है। रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये दोनों जो हैं ये बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म है विटामिन सी की। अगर विटामिन सी इन दोनों फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होगा तो वो बायोलॉजिकली एक्टिव होगा। इसके अलावा जो हमारे पास डी एस्कॉर्बिक एसिड है वो इनएक्टिव है। प्लाज्मा के अंदर या दूसरे टिश्यूज़ के अंदर जो हमारे पास इन दोनों एक्टिव फॉर्म की रेशो है वो किस तरह से होगी कि जो एस्कॉर्बिक एसिड टू डीहाइड्रोजिनेज, यानी एस्कॉर्बिक एसिड 15 टाइम्स होगा तो डीहाइड्रोक्सी एस्कॉर्बिक एसिड 1 टाइम्स होगा। इस तरह से इसकी जो है वो रेशो होगी। मोस्टली जो प्लाज्मा और टिश्यूज़ हैं वो एस्कॉर्बिक एसिड को रिड्यूस्ड फॉर्म के अंदर जो है वो एग्जिस्ट किए हुए होते हैं। दिस इज एल एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। ये रिड्यूस्ड फॉर्म के अंदर है। हमने भी पढ़ा कि हमारे पास जो प्लाज्मा के अंदर पड़ा हुआ होता है वो किस फॉर्म में होता है, रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है। अब आपको पता है कि हम रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ कर आए थे। हमें पता है कि ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ठीक है। तो अब ये एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो किस फॉर्म में पड़ा हुआ है, रिड्यूस्ड फॉर्म में, यानी ये खुद रिड्यूस हुआ हुआ है। अच्छा जी, अब रिड्यूस हुआ हुआ है तो फिर जो है वो क्या कहते हैं डीहाइड्रो एल एस्कॉर्बिक एसिड में जाएगा। तो किस तरह से जाएगा, ऑक्सीडेशन के थ्रू, ठीक है। यानी इसकी अब क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन क्या होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब ये जो हाईलाइटेड स्ट्रक्चर है इसमें से आपने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, और अब आपको नाम से भी पता चल रहा है कि डीहाइड्रो एल एस्कॉर्बिक एसिड, एल एस्कॉर्बिक एसिड से हमने हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो रिमूव कर दिए हैं। इस तरह से इसकी ऑक्सीडेशन हो गई है एल एस्कॉर्बिक एसिड की, ठीक है। और ये खुद रिड्यूस्ड फॉर्म में चला गया और इसने क्या कर दिया, इस वजह से ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा जी, अब क्या हुआ, अब हम ये सारा मैकेनिज्म देख रहे हैं कि किस तरह से एल एस्कॉर्बिक एसिड हो या डीहाइड्रो एल एस्कॉर्बिक एसिड हो, ये दोनों बायोलॉजिकली एक्टिव है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। दिस इज़ द रिवर्सिबल रिएक्शन, और इंटरचेंजेबल हैं ये दोनों। अब क्या होगा कि इसकी अगर डीहाइड्रो एल एस्कॉर्बिक एसिड की हाइड्रेशन हो जाएगी तो फिर ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द डाईकीटोगुलोनिक एसिड के अंदर। ये फर्दर जो है वो कन्वर्ट होगा इनटू द ऑक्सैलिक एसिड, और इस तरह से ये सिक्रीट होगा फ्रॉम द बॉडी। यही सारी बात यहाँ पे लिखी हुई है कि हाइड्रेशन के बाद डीहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो इरिवर्सिबली कन्वर्ट हो जाता है इनटू द कंपाउंड विच इज़ नोन एज 2,3-डाईकीटोग्लूटोनिक एसिड, जो कि इनएक्टिव होता है। अच्छा जी, यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रेशन रिएक्शन जो है वो हमारे पास क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। ये अल्कलाइन या न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर हो सकता है,
इट इज़ द रीज़न दैट द ऑक्सीडेशन ऑफ विटामिन सी इज़ रिगार्डेड एज बायोलॉजिकल इनएक्टिवेशन, कि इसकी क्या हो रही है कि जो ऑक्सीडेशन ऑफ विटामिन सी है वो रिजल्ट्स इन द बायोलॉजिकल इनएक्टिवेशन, कि बायोलॉजिकली वो इनएक्टिव हो जाता है, एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव फॉर्म के अंदर जा रहा है। ये अभी हम देख कर आए हैं। द नेक्स्ट इज कि हमारे पास ऑक्सीडेशन जो है वो विटामिन सी की बढ़ जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर। इस वजह से जो विटामिन सी है वो इनएक्टिव हो जाता है अगर फूड जो हो वो प्रिपेयर की जाए इन द कॉपर वेसल्स, क्योंकि कॉपर की प्रेजेंस में उसकी ऑक्सीडेशन बढ़ जाएगी, और जब ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो फिर वो बायोलॉजिकली इनएक्टिव हो जाएगा, तो उसके होने या ना होने से मतलब वो बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं होगा। हम बात करते हैं डाइटरी सोर्सेज की, कि विटामिन सी के डाइटरी सोर्सेज क्या हैं। सिट्रस फ्रूट्स वगैरह आ जाएंगी, ठीक है, जैसे ऑरेंजेस, लेमन या लाइम्स वगैरह आ जाएंगी। ग्रीन वेजिटेबल्स आ जाएंगी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ जाएंगी, टोमेटोज़, पोटैटोज़, ये सारे वो रिच सोर्सेज हैं विटामिन सी के, जबकि मिल्क जो है वो पुअर सोर्स ऑफ विटामिन सी है। अब हम पढ़ेंगे बायोसिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ द विटामिन सी। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि एस्कॉर्बिक एसिड को अपनी बॉडी के अंदर खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं यूजिंग द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो यूरोनिक एसिड पाथवे के अंदर जाता है, और इस तरह से उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हम विटामिन सी जो है वो बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो विटामिन सी बना सकते हैं बॉडी के अंदर। बट इन केस ऑफ ह्यूमंस एंड अदर प्राइमेट्स के ह्यूमंस के केस में ये जो यूरोनिक एसिड साइकिल के थ्रू ग्लूकोज को यूज़ करते हुए विटामिन सी की सिंथेसिस है ये नहीं हो सकती। ये नहीं होने का रीज़न ये है कि ह्यूमंस के अंदर एक एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है जिसको हम L-ग्लूकोनोलेक्टोन ऑक्सीडेज एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। ये एंजाइम जो है वो इन्वॉल्व है इन द सिंथेसिस ऑफ विटामिन सी। जब एंजाइम नहीं होगा तो सिंथेसिस नहीं होगी। अच्छा जी, अब बात करेंगे ये सिंथेसिस की ह्यूमंस के अंदर। डाइटरी सोर्सेज ले लिए हमने, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इसकी एब्जॉर्प्शन होगी और किस तरह से जो है ये यूज़ होगा। विटामिन सी एब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन के अंदर, और ये बॉडी के अंदर एक सिग्निफिकेंट एक्सटेंट तक स्टोर नहीं किया जा सकता। वाटर सोलेबल है तो इजीली जो है वो एक्सक्रीट हो सकता है, तो इस वजह से जो है हमारे पास ऐसे विटामिन की टॉक्सिसिटी जो है वो चांसेस जो हैं वो कम होते हैं। अच्छा जी, द नेक्स्ट इसके हमारे पास एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो एक्सक्रीट होता है इन द यूरिन एज सच एज इट्स मेटाबोलाइट्स, यानी जैसे ही इसके मेटाबोलाइट्स बनते हैं डाइकेटोग्लूकोनिक एसिड या ऑक्सैलिक एसिड जैसे ही बनता है तो फिर ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है यूरिन के थ्रू। ये अभी हम सारा इसका मेटाबॉलिज्म पढ़कर आए कि किस तरह से जो है ये करेगा। अब हम बात करेंगे बायोकेमिकल फंक्शंस की, कि क्या क्या फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। इसका जो सबसे पहला फंक्शन है वो कोलेजन फॉर्मेशन के अंदर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द विटामिन सी इज़ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस जो होंगे वो विटामिन सी करवाएगा। अब कोलेजन फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो विटामिन सी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कोएंजाइम के तौर पर काम करता है इन हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलीन एंड लाइसिन। ये हम पीछे पढ़ कर आए हैं कोलेजन की सिंथेसिस के अंदर कि हमारे पास जो कोलेजन का जो यूनिट है वो क्या होता है कि ग्लाइसिन एक्स और वाई होते हैं। अब ये एक्स और वाई में मोस्टली हमने पढ़ा था कि हमारे पास प्रोलीन और लाइसिन होते हैं और इसकी हाइड्रोक्सिलेशन होती है सेकेंड स्टेप के अंदर। हम ये सारा पढ़ कर आए हैं डिटेल के साथ। तो ये जो हाइड्रोक्सिलेशन है हमने पढ़ा था कि ये हाइड्रोक्सिलेशन जो स्टेप है ग्लाइकोजन सिंथेसिस के अंदर ये कैटालाइज होता है बाय एन एंजाइम, और इस एंजाइम का जो को एंजाइम था या इस एंजाइम को प्रोसीड करने के लिए जो आइडियल कंडीशन थी वो प्रेजेंस ऑफ विटामिन सी था, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन थी एंड अल्फा कीटोग्लूटारेट था। ये तीन चीज़ें इस एंजाइम इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए ज़रूरी थी। अब क्या हुआ कि हाइड्रोक्सिलेशन होगी। हाइड्रोक्सिलेशन क्यों ज़रूरी थी? क्योंकि इन ये जो हाइड्रोक्सीप्रोलीन या हाइड्रोक्सीलाइसिन थे ये कोलेजन की क्रॉस लिंकिंग के लिए ज़रूरी है, और जब क्रॉस लिंकिंग होगी तो स्ट्रेंथनिंग होगी फाइबर्स की, और इस तरह से जो है वो हमारे पास विटामिन सी जो है वो नेसेसरी होगा फॉर द मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू एंड द वुंड हीलिंग प्रोसेसेस। अब अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी होगी तो जो आपकी ब्लड वेसल्स होंगी उनका भी स्ट्रक्चर नॉर्मल नहीं होगा और वो फ्रेजाइल होंगी, ईजी टू रप्चर होंगी। एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर अगर वो मतलब इंटैक्ट रहती हैं, नॉर्मल रहती हैं, रप्चर नहीं होती, तो डेफिशिएंट विटामिन सी डेफिशिएंट पर्सन के अंदर जो होंगी वो बहुत फ्रेजाइल होती हैं। द नेक्स्ट फंक्शन इज़ द बॉन्ड फॉर्मेशन।
कि हमारे पास विटामिन सी जो है वो बोन फॉर्मेशन के अंदर भी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। अब अगर बोनी टिश्यू के अंदर हमारे पास ऑर्गेनिक मैट्रिक्स भी होता है, इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स भी होता है, ठीक है। कोलेजन भी होंगे और कोलेजन चले जाएंगे ऑर्गेनिक के अंदर, और इनऑर्गेनिक के अंदर हमारे पास कैल्शियम और फॉस्फेट आ जाएंगे, और कैल्शियम और फॉस्फेट की डेपोजिशन जो है वो बोन की स्ट्रेंथनिंग के लिए कंपल्सरी होती है। द नेक्स्ट इज द आयरन एंड हीमोग्लोबिन मेटाबॉलिज्म, कि विटामिन सी जो है वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है बाय कीपिंग इन इट्स फेरस आयन फॉर्म, ठीक है। और ये किस वजह से होता है कि ये विटामिन सी की रिड्यूसिंग कैपेसिटी या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ द विटामिन की वजह से होती है कि वो रिड्यूस कर देता है उसको, और इस तरह से जो है आयरन स्टोर रहता है, मतलब अपनी जो स्टोरेज फॉर्म है उससे मोबिलाइज होता है, फेरस आयन की फॉर्म में रहता है, ठीक है। जो फेरेटिन वो फॉर्म है जिसके अंदर नॉर्मली बॉडी के अंदर आयरन जो है वो स्टोर रहता है, ठीक है। और इस तरह से एट द टाइम ऑफ नीड मोबिलाइजेशन ऑफ आयरन फ्रॉम फेरेटिन जो है वो हो सकती है। ये हमारे पास वो स्टेप था जिसके अंदर हमने देखा कि प्रोलीन जो है वो हाइड्रोक्सी प्रोलीन के अंदर जाएगा कोलेजन सिंथेसिस के अंदर, और इस रिएक्शन के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए थी वो एंजाइम था जिसको हम प्रोलाइल हाइड्रोक्सीलेज कह रहे थे, और इसी तरह से लाइसिन के लिए लाइसाइल हाइड्रोक्सीलेज आ जाएगा। जो दूसरी चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो अल्फा कीटोबिलिट्रेट था, मोलिकुलर ऑक्सीजन थी, एंड एस्कॉर्बिक एसिड था। इसकी प्रेजेंस में हमारे पास हाइड्रोक्सीलेशन हुई प्रोलीन की, और ये हाइड्रोक्सीलेशन जो थी वो हेल्पफुल थी इन द collagen synthesis. The other important function performed by the vitamin C is the reconversion of the methemoglobin to the hemoglobin, ठीक है। The degradation of hemoglobin to bile pigments requires the ascorbic acid, यानी आपका मेथेमोग्लोबिन को हीमोग्लोबिन में रिकन्वर्जन के लिए भी विटामिन सी चाहिए होता है, और इसी तरह से हीमोग्लोबिन की डिग्रेडेशन इनटू द बाइल पिगमेंट्स भी रिक्वायर करती है एस्कॉर्बिक एसिड को। द नेक्स्ट इज द ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म हुई, ये टायरोसिन मेटाबॉलिज्म, और दोनों को अपने मेटाबॉलिज्म के लिए विटामिन सी रिक्वायर्ड होता है। पहले हम ट्रिप्टोफैन को देख लेते हैं कि ये हमारे पास हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन के लिए विटामिन सी जो होता है वो कंपल्सरी होता है, नेसेसरी होता है, ठीक है। और द एंजाइम फॉर दिस रिएक्शन इज द एंजाइम हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। और अब हाइड्रोक्सिलेशन हो गई है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन। ये होता है यूज इन द सिंथेसिस ऑफ सीरोटोनिन। द नेक्स्ट इज द टायरोसिन मेटाबॉलिज्म, ये रिक्वायर्ड होता है ऑक्सीडेशन ऑफ पी हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट। एंजाइम जो रिक्वायर्ड होगा वो हाइड्रोक्सिलेज होगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द होमोजेनेटिक एसिड इन द टायरोसिन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। टायरोसिन मेटाबॉलिज्म के अंदर दिस सबस्ट्रेट विल बी क्या कहते हैं, कन्वर्टेड इनटू दिस फॉर्म अंडर द एक्शन ऑफ दिस एंजाइम। द नेक्स्ट इज द फॉलिक एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। हमारे पास जो एक्टिव फॉर्म ऑफ फॉलिक एसिड होती है वो टेट्राहाइड्रोफोलेट कहलाती है, ठीक है। और इसकी जो एक्टिवेशन है दिस एक्टिवेशन प्रोसेस ऑफ द फॉलिक एसिड रिक्वायर्स द विटामिन सी, और इसके लिए जो एंजाइम होगा वो फॉलिक एसिड रिडक्टेज होगा। अभी हमने पढ़ा कि ये जो विटामिन है सी, दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट कोफैक्टर। तो कोफैक्टर है तो इट मीन्स ये क्या करेगा, बहुत सारे एंजाइम्स की फंक्शनल प्रॉपर्टी के लिए ज़रूरी होगा। तो अब हम वो सारे एंजाइम्स देख रहे हैं, वो सारे स्टेप्स देख रहे हैं जिन स्टेप्स का कैटालाइसिस होता है बाय दोज एंजाइम्स, और उस एंजाइम के लिए ये विटामिन सी जो है वो कोफैक्टर के तौर पे काम करता है। तो अभी हम सब वही देख रहे हैं। अच्छा जी, एक तो हो गया कि हमारे पास एक्टिवेशन है या FH4 की फॉर्मेशन है विद द हेल्प ऑफ द कोफैक्टर विटामिन सी, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास क्या होता है, मैचुरेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स में भी विटामिन सी जो है वो इन्वॉल्व होता है। पेप्टाइड हार्मोन सिंथेसिस के अंदर भी विटामिन सी होगा कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं जिनके पास कार्बोक्सिल टर्मिनल एमाइड होता है, यानी कार्बोक्सिनल एंड पे हमारे पास एमाइड होता है जो कि डिराइव हुआ होता है फ्रॉम द टर्मिनल ग्लाइसिन, ठीक है। कि अगर आपके कार्बोक्सिल एंड के ऊपर, अब आप प्रोटीन पढ़कर आए हैं, इसके हमने दो एंड्स पढ़े थे, एक सी एंड था और एक एन एंड था। जो सी एंड होगा इसके ऊपर क्या लगा हुआ होगा, ग्लाइसिन लगा हुआ था, ठीक है। वो किस में चला गया,
अमाइड के अंदर चला गया, हाइड्रोक्सिलेशन हुई ग्लाइसिन की, और ये हाइड्रोक्सिलेशन जो थी वो कैरिड आउट की गई थी बाय द पेप्टिडोग्लाइसिन हाइड्रोक्सिलेज, और ये रिएक्शन भी जो था वो कैटेलाइज किया जा रहा था विटामिन सी जिसका कोफैक्टर था। सिंथेसिस ऑफ द कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स के हमारे पास जो एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं, दे पोजेस द हाई लेवल ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड पर्टिकुलरली इन द पीरियड्स ऑफ द स्ट्रेस के टाइम पे। अब आपको पता है कि हमारे पास जो स्ट्रेस की कंडीशन होती है उसमें एड्रीनल ग्लैंड की सिक्रेशन ज़्यादा होती है, तो वो जो एड्रीनल ग्लैंड के अंदर या गोनैड्स के अंदर हमारे पास पहले विटामिन सी जो होता है वो ज़्यादा पड़ा हुआ होता है। स्ट्रेस के केस में मज़ीद ज़्यादा हो जाएगा। इट इज़ बिलीव्ड कि जो विटामिन सी है वो हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन इन द सिंथेसिस ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स के लिए नेसेसरी होता है। द नेक्स्ट इज द स्पेयरिंग एक्शन ऑफ अदर वाइटामिन कि विटामिन सी जो है वो स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। ये क्या करता है, ये स्पेयर कर लेता है विटामिन ए को विटामिन ए, विटामिन ई एंड सम बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स फ्रॉम ऑक्सीडेशन। अब हम कल के लेक्चर में ऑक्सीडेशन पढ़ कर आए थे कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, कि ये स्कैवेंजर्स ऑफ द फ्री रेडिकल्स होते हैं, यानी ये फ्री रेडिकल्स को खुद पकड़ लेते हैं, ठीक है, और इस तरह से ये प्रिवेंट करते हैं दूसरे को कि फ्री रेडिकल उनके पास ना जाए, खुद क्या होंगे, खुद स्कैवेंजर्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इस तरह से जो विटामिन सी है ये भी किस लिए काम कर रहा है, ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम कर रहा है, और जब खुद एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम कर रहा है तो विटामिन ए की ऑक्सीडेशन बच जाएगी, इस तरह से विटामिन ई की ऑक्सीडेशन बच जाएगी, और इस तरह से विटामिन सम ऑफ द बी कॉम्प्लेक्सेस भी जो हैं वो बच जाएंगे। द अदर फंक्शन इज़ द इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन कि हमारे पास जो विटामिन सी है वो इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन्स जो कि एंटीबॉडीज़ होती हैं उनकी सिंथेसिस को इन्हांस कर देता है, और जब इम्यूनोग्लोबुलिन्स बढ़ जाएंगी तो फिर हमारे पास जो है इंक्रीज़ हो जाएगा मतलब इम्यून सिस्टम की कैपेसिटी। द प्रिवेंटिव एक्शन ऑन द क्रॉनिक डिजीज़ कि हमारे पास जो विटामिन सी है जब वो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम कर रहा है तो वो बहुत सारी क्रॉनिक डिजीज़ या कंडीशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये हम कल भी देख कर आए थे कि हमने देखा था कि कैड्स की जो डिजीज़ होती हैं यानी क्रोनरी आर्टरी जो डिजीज़ होती हैं वो जो है ना विटामिन ई की प्रेजेंस में मतलब नहीं हो सकती, ठीक है, ये रिड्यूस कर देते हैं उसके चांस को। तो इसी तरह से हमारे पास विटामिन सी भी जो है वो क्या करता है, रिड्यूस कर देता है इन डिजीज़ के रिस्क को, कैंसर की, कैटरेक्ट की एंड कोरोनरी हार्ट डिजीज़ को। अब हम पढ़ेंगे कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सी कंडीशन जो है वो अराइज हो सकती है। हमारे पास एक डिजीज़ आती है ड्यू टू विटामिन डी डेफिशिएंसी दैट इज़ नोन एज स्कर्वी डिजीज़। अब इस स्कर्वी डिजीज़ को किस तरह से हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि इस तरह के पर्सन के अंदर हमारे पास स्पॉन्जी एंड सोर गम्स नज़र आएंगे, लूज टीथ होंगे, एनीमिक होगा, स्वेलन जॉइंट्स होंगे, फ्रेजाइल ब्लड वेसल्स होंगी, डिक्रीज्ड इम्यूनो कॉम्पिटेंस होगा, डिलेड वोंड हीलिंग होगी, हेमरेज होगा एंड ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह होंगे। यानी अब अगर आप देखेंगे जब कोलेजन की प्रॉपर सिंथेसिस नहीं होगी तो वोंड हीलिंग डिलेड हो जाएगी, इम्यूनोलॉजिकल जो होगी वो रिस्पॉन्स स्लो हो जाएगा, ठीक है, फ्रेजाइल हो जाएंगी ब्लड वेसल्स, स्वेलन हो जाएंगे जॉइंट्स वगैरह। इसके अलावा जो है हमारे पास आता है कि मोस्ट ऑफ दीज सिम्टम्स आर रिलेटेड टू इम्पेयरमेंट इन सिंथेसिस ऑफ कोलेजन एंड और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ऑफ विटामिन सी, ठीक है। उसने ये बताया कि हमारे पास ये जो बहुत सारे सिम्टम्स ये जो अभी हमने ऊपर सारे पढ़े हैं ये हमें क्या बता रहे हैं कि हमारे पास सिंथेसिस ऑफ कोलेजन जो है वो सही नहीं हो रही, या फिर जो विटामिन सी का एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है वो सही से वो परफॉर्म नहीं कर रही। द अदर विटामिन इज़ थायमिन, ठीक है, इसका दूसरा नाम जो है विटामिन B1 भी होता है, इसको हम एंटी बेरी भी बोलते हैं, ये एंटी न्यूरेटिक विटामिन बी बोलते हैं। अब इसका जो है ये अब एनर्जी जनरेटिंग है तो इसका भी एक स्पेसिफिक एंजाइम होगा, ठीक है, जो स्पेसिफिक कोएंजाइम होगा, जो स्पेसिफिक कोएंजाइम है वो हमारे पास क्या कहलाता है, TPP कहलाता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि TPP किस तरह से बनता है, और ये जो TPP है एक्ट करेगा एज अ कोएंजाइम, और फिर कोएंजाइम है तो इट मीन्स ये बहुत सारे एंजाइम्स के साथ मिलकर क्या कराएगा, कैटालाइसिस कराएगा मैनी रिएक्शंस का जो कि हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड।
थाइमीन के अंदर हमारे पास दो रिंग्स होती हैं, एक पायरिमिडिन रिंग होती है और एक हमारे पास थाइएजोल रिंग होती है। ये दोनों रिंग्स जो होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं विद दैट ऑफ द मिथाइलिन ब्रिज। दिस इज़ द पायरिमिडिन रिंग, ठीक है, और ये थाइएजोल रिंग है, और ये दोनों रिंग्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं विद दैट ऑफ द मिथाइलिन ब्रिज, ठीक है। ये हमारे पास अब स्ट्रक्चर बन गया थाइमीन। अब थाइमीन के अंदर हम एक पॉइंट है कि हमारे पास थाइमीन सिर्फ वो वाहिद स्ट्रक्चर है जिसके वो नेचुरल कंपाउंड है जिसके अंदर थाइएजोल रिंग होती है। जो अल्कोहल ग्रुप है थाइमीन रिंग का वो स्टेरिफाइड होगा विद दैट ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप टू फॉर्म द कोएंजाइम नोन एज TPP, ठीक है। थाइमीन बना। अब थाइमीन की क्या हो रही है, सिंपल वर्ड्स में फॉस्फोराइलेशन हो रही है, ठीक है। इसका जो यहाँ पे OH ग्रुप था वो अब किसके साथ जुड़ गया, उसके साथ क्या जुड़ गया, फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया। जब थाइमीन के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, दो होते हैं यहाँ पे, TPP बन जाएगा, और ये एक्ट कर रहा है एज एन एक्टिव कोएंजाइम, एक्टिव फॉर्म ऑफ थाइमीन हो गई है, ठीक हो गया। अब फॉस्फेट जो है ये अब कहाँ से आया, ये ATP से लिया जाता है, और इस रिएक्शन को जो है यानी एडिशन ऑफ फॉस्फेट, ये ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम ATP टू द थाइमीन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम थाइमीन पायरोफॉस्फेट ट्रांसफरेज, ठीक है। ये एंजाइम जो है वो इस रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है। अब हम बात करेंगे बायोकेमिकल फंक्शन ऑफ द TPP, ठीक है। थाइमीन विटामिन B1 का क्या क्या काम है। अभी हमने देखा कि हमारे पास क्या है, एक स्पेसिफिक कोएंजाइम है, मैनी ऑफ द एंजाइम्स, वो एंजाइम्स जो कि कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को जो है वो इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर अब हम इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि TPP जो है वो हमारे पास क्या है, कनेक्टेड है विद दैट ऑफ द एनर्जी रिलीजिंग रिएक्शंस, और हमारे पास इस तरह से ये क्या करेगा, एनर्जी जनरेटिंग प्रोसेसेस के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होगा। अब हम वो रिएक्शंस देखते हैं कि किस तरह से कौन कौन से हैं जो रिएक्शंस, या कौन कौन से एंजाइम्स जिनमें TPP जो होगा वो कोएंजाइम के तौर पर काम करेगा। सबसे पहला है एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कैटलाइजेस द इरिवर्सिबल कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल CoA। अब अगर आपको ग्लाइकोलाइसिस याद हो तो ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या था, पायरुवेट, और वो पायरुवेट जो था वो सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर होने से पहले अपना एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ करता है, ठीक है, और ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिल के हमारे पास सिट्रेट बना देता है, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या है कि हमारे पास पायरुवेट की कन्वर्जन हो रही है टू द एसिटाइल कोएंजाइम A, एंड दिस रिएक्शन इज इरिवर्सिबल कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, और इस पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज का जो कोएंजाइम होगा वो TPP होगा, ठीक है, अदर कोएंजाइम्स के साथ। दूसरे कोएंजाइम्स भी रिक्वायर्ड होंगे इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, लेकिन TPP जो है वो भी रिक्वायर्ड होगा। ये पहला वो स्टेप था, या पहला वो रिएक्शन था जो कि TPP डिपेंडेंट है। देन द अदर इज़ अल्फा कीटोग्लिसरेट डिहाइड्रोजिनेज, ये भी वो एंजाइम है जो कि सिट्रिक एसिड का साइकिल है, सिट्रिक एसिड साइकिल का एंजाइम है, ठीक है, और ये एंजाइम क्या करता है, इज़ कंपेरेबल विद द पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंड रिक्वायर्स द TPP, ठीक है, यानी ये भी वो एंजाइम है जो इसको TPP रिक्वायर्ड होती है। द अदर क्या कहते हैं रिएक्शन, ठीक है, जो कि TPP डिपेंडेंट है, वो कैटलाइज होता है बाय द एंजाइम दैट इज नोन एज ट्रांसकीटोलेज, ये भी डिपेंड करता है TPP पे। और ये एंजाइम क्या होता है, दिस एंजाइम ऑफ हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट। अदर जो है रिएक्शन जो कि कैटलाइज होगा बाय द TPP, ठीक है, यानी कोएंजाइम TPP, वो क्या होगा कि हमारे पास ब्रांच्ड चेन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज होते हैं जो कि कैटलाइज करते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ द ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड्स टू रिस्पेक्टिव कीटो एसिड्स, ठीक है। ये वो एंजाइम है ब्रांच्ड अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज जिसने कन्वर्ट करना है, ठीक है, जिसने कैटालाइसिस करानी है ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड्स की ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करानी है टू देयर रिस्पेक्टिव कीटो एसिड्स, यानी अमाइनो एसिड्स को किस में कन्वर्ट करना है, ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड्स को कन्वर्ट करना है कीटो एसिडोसिस में थ्रू द रिएक्शन नोन एज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बाय एन एंजाइम नोन एज अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज। और इस एंजाइम का जो इम्पोर्टेंट को फैक्टर है वो TPP है।
इसके साथ साथ यानी ये वो सारे हमने बायोकेमिकल फंक्शंस देखे जो कि टीपीपी के कोफैक्टर के एंजाइम्स थे, यानी टीपीपी कोफैक्टर था इन एंजाइम्स के लिए। कोफैक्टर के अलावा जो है ये हमारे पास टीपीपी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है, दैट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ये बिलीव किया जाता है कि टीपीपी जो है वो रिक्वायर्ड होता है फॉर द एसिटाइल कोलिन सिंथेसिस एंड आयरन ट्रांसलोकेशन ऑफ न्यूरल टिश्यूज। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर इस कोएंजाइम की, ठीक है, या इस विटामिन की डेफिशिएंसी होगी तो इसकी वजह से नर्व ट्रांसमिशन जो होगी वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी, और इस वजह से हमने इसको एंटी न्यूरेटिक भी बोला था। सबसे पहला पॉइंट जो पढ़ा था। सोर्सेज की अगर हम बात करें तो सीरियल्स, पल्सेस, सीड्स, नट्स वगैरह जो हैं वो इसके गुड सोर्सेज हैं। ये हमारे पास वो सारे एंजाइम्स हैं जो कि टीपीपी को यूज़ करते हैं एज अ कोएंजाइम। अब हम देखेंगे कि विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से क्या कंडीशन आती है। इसकी वजह से हमारे पास जो है वो एक कंडीशन आती है, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से एक कंडीशन आती है, दैट इज़ नोन एज बेरी-बेरी डिजीज़। ये जो बेरी-बेरी डिजीज़ है इसके अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं कि लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाता है, वीकनेस होती है, कॉन्स्टिपेशन, नोजिया, मेंटल डिप्रेशन, पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड इरिटेबिलिटी। ठीक है, ये वो कंडीशन है जो कि एसोसिएटेड है विद द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन B1। बेरी-बेरी के अलावा हमारे पास एक और सिंड्रोम आता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन B1, दैट सिंड्रोम इज़ नोन एज वर्निक कोर्सैकफ सिंड्रोम, WKS। ठीक है, इसको हम सेरिब्रल बेरी-बेरी भी बोलते हैं। इस बेरी-बेरी के अंदर फर्दर 2 टाइप्स आती हैं, वेट बेरी-बेरी एंड ड्राई बेरी-बेरी, बस इतना आपने याद रखना है। अच्छा, द नेक्स्ट इज़ द WKS। ठीक है, इसको हम सेरिब्रल बेरी-बेरी भी बोलते हैं। ये कॉमन उन लोगों में होता है जो अल्कोहलिक होते हैं, क्रोनिक अल्कोहलिक पीपल के अंदर ये कॉमन होता है। किस तरह से होता है कि जो अल्कोहलिक पीपल होते हैं उनके अंदर इंक्रीज डिमांड होती है थायमिन की। ठीक है, जब अब डिमांड इंक्रीज हो गई है, अब इनटेक उतना नहीं हो रहा, या फिर आपकी इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई हुई है, तो इसकी वजह से डेफिशिएंसी होगी, और ये डेफिशिएंसी लीड करेगी टू द वर्निक कोर्सैकफ सिंड्रोम के अंदर। अब इस सिंड्रोम के अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम आ सकते हैं? लॉस ऑफ मेमोरी हो सकता है, एपैथी हो सकता है, एंड ऑसिलेटरी मूवमेंट हो सकती है आई बॉल की। द नेक्स्ट इज़ द राइबोफ्लेविन। ठीक है, ये भी हमारे पास एक कोएंजाइम के थ्रू काम करता है जो कि बहुत सारे ऑक्सीडेटिव रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर, सेलुलर रिडॉक्स रिडक्शन के अंदर जो है वो काम करते हैं। अब रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं। राइबोफ्लेविन जो है वो हमारे पास कंटेन करता है 6,7 डाईमिथाइल आइसो एलोक्साजाइन रिंग। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक 3 रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि अटैच होते हैं टू द डी राइबोटोल बाय द रिंग नाइट्रोजन एटम। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास 3 हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं विद दैट ऑफ द नाइट्रोजन एटम। ठीक है, ये नाइट्रोजन एटम जो है वो लिंकिंग के तौर पे काम कर रहा है विद दीज 3 रिंग स्ट्रक्चर्स एंड विद दिस ये राइबोटोल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये ओपन चेन जो है हमारे पास राइबोटोल का है। अब जब ये राइबोटोल जो है वो मिल जाएगा नाइट्रोजन के थ्रू विद दीज रिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या बन जाएगा? राइबोफ्लेविन बनेगा। अब जब राइबोफ्लेविन की हमारे पास जो है वो एंजाइम के थ्रू फॉस्फोराइलेशन होगी, यानी इसके अंदर हमारे पास क्या लग जाएगा? फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा। तो इस एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप की वजह से हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? FMN। ठीक है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। ये इसके FMN हो या FAD हो, ये 2 कोएंजाइम्स हैं विटामिन B2 के, जो कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के अंदर आएंगे। और हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। राइबोटोल क्या है? एक ओपन चेन है, शुगर राइबोस की बनी हुई होती है, जिसके क्या होता है? अल्डिहाइड ग्रुप रिड्यूस हुआ होता है टू द अल्कोहल।
अब अगर मैं आपको इस तरह से बात करूं कि कल बताऊंगी। अच्छा जी, राइबोफ्लेविन जो है वो हमारे पास क्या होता है, स्टेबल होता है हीट के लिए, मतलब हीट स्टेबल है और सेंसिटिव होगा लाइट के लिए। जैसे ही इसके ऊपर यूवी लाइट पड़ेगी तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा राइबोफ्लेविन इनटू द ल्यूमिफ्लेविन, जिसका येलो जो कलर होता है, येलो कलर होता है। अच्छा जी, अब कहते हैं कि हमारे पास सब्सटेंसेस लैक्टोफ्लेविन हो, हेपेटोफ्लेविन हो या फिर ओवोफ्लेविन हो, ये शुरू में कंसीडर किए जाते थे कि ये डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं, लेकिन अब क्या है, आर स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल टू द राइबोफ्लेविन। पहले ये कंसीडर किया जाता था कि ये डिफरेंट है, लेकिन अब ये कंसीडर किया जाता है कि ये स्ट्रक्चरली राइबोफ्लेविन के साथ मिलते हैं। लैक्टोफ्लेविन हो, हेपेटोफ्लेविन हो या ओवोफ्लेविन हो, इनका स्ट्रक्चर जो है वो राइबोफ्लेविन की तरह का ही होता है। अब हमने इसके दो कोफैक्टर्स पढ़े, एक हमने FMN पढ़ा और दूसरा हमने FAD पढ़ा, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड एंड फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये दो कोएंजाइम्स हैं जो कि राइबोफ्लेविन से बनते हैं। ये राइबोफ्लेविन के दो कोएंजाइम्स हैं। राइबोटोल जो है वो लिंक होगा टू अ फॉस्फेट इफ इन FMN, ठीक है। एक फॉस्फेट जब उसके साथ जुड़ जाएगा तो फिर हमारे पास जो बनेगा वो क्या होगा, FMN बनेगा, ठीक है। राइबोफ्लेविन के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ तो जो बनने वाला कोएंजाइम था वो हमारे पास फ्लेविन था। जबकि हमारे पास अगर FMN के अंदर हमारे पास एक और ATP आ जाएगा, ठीक है, सॉरी ATP से एक और जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, AMP ऐड हो जाएगा। FMN के अंदर हमने क्या ऐड किया, AMP को ऐड किया। AMP कहाँ से आया हुआ था, ATP से, ठीक है। तो अब जो बनने वाला स्ट्रक्चर होगा, अब जो बनने वाला कोएंजाइम होगा, दैट विल बी द FAD, ठीक है। यहाँ तक हमने पहले बनी हुई चीज़ें देख ली थी, ये ऑक्सीजन नेगेटिव तक, ये हमारे पास क्या था, FMN था। अब इस FMN के अंदर हमारे पास एक AMP मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो गया, अटैच हो गया, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। ये एक फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ और ये एक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का स्ट्रक्चर है पूरा, यहाँ से यहाँ तक। तो ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जब FMN के साथ जुड़ गया तो दैट विल बी द FAD, जो कि एक कोफैक्टर है F2 का। अब हम विटामिन B2 का। अब हम बायोकेमिकल फंक्शंस देखते हैं कि हमारे पास जो फ्लेविन के कोएंजाइम्स हैं FAD और FMN, ये क्या करते हैं, बहुत सारे रिडॉक्स रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और वो रिडॉक्स रिएक्शंस जो होते हैं वो एनर्जी जनरेटिंग रिडॉक्स रिएक्शंस हैं, जिनसे एनर्जी जो होगी वो रिलीज़ की जाएगी। मोस्टली FAD यूज़ होता है और लीस्ट एक्सटेंट जो है वो FMN यूज़ होता है। फंक्शनल यूनिट दोनों कोएंजाइम्स का जो होगा वो आइसो एलोक्साजाइन रिंग होगी, ठीक है, जो कि सर्व करेगी एज एन एक्सेप्टर ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। यानी FMN हो या FAD हो, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होंगे वो किसके ऊपर होंगे, इस रिंग के ऊपर होंगे, ठीक है। इस तरह से FMN या FAD जो होंगे वो हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम्स को एक्सेप्ट करने के बाद FMNH2 बन जाएंगे या FADH2 बन जाएंगे। अब वो एंजाइम्स जो कि फ्लेविन कोएंजाइम्स को यूज़ करते हैं उसको हम फ्लेवोप्रोटीन्स बोलते हैं, ठीक है। ये फ्लेवोप्रोटीन्स के अंदर जो कोएंजाइम्स हैं ये या तो क्या होंगे, टाइटली बाउंड होंगे विद दैट ऑफ द एपो एंजाइम, ठीक है, या फिर लूजली अटैच होंगे, कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी या नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, ठीक है। और इस तरह से हमारे पास प्रॉपर एंजाइम का स्ट्रक्चर बन जाएगा। बहुत सारी जो फ्लेवोप्रोटीन्स होती हैं वो क्या करती हैं, कंटेन द मेटल आइंस विच आर नोन एज मेटालोफ्लेवोप्रोटीन। अब उसने वही 2 कंडीशंस बता दी जो हम एंजाइम के अंदर पढ़ कर आए थे कि हमारे पास वो एंजाइम्स जो होंगे क्या कहलाएंगे, जो फ्लेविन कोएंजाइम्स को कंटेन करेंगे फ्लेवोप्रोटीन्स कहलाएंगी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास फ्लेवोप्रोटीन्स जो होती हैं उनके अंदर मेटल एटम्स होते हैं, उनको हम मेटालोफ्लेवोप्रोटीन्स कहेंगे। ये कोएंजाइम्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म
के एनर्जी जनरेटिंग स्टेप्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं बिसाइड्स द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये हमारे पास एक ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है और एक ये रिड्यूस्ड फॉर्म है। अब आपको देखना है कि यहाँ पे हमारे पास एन फ्री है किसी भी फॉर्म में, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, ठीक है, और जब इसके साथ एच लग जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगी, रिड्यूस्ड फॉर्म हो जाएगी। डाइटरी सोर्सेज की अगर हम बात करें तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह जो हैं वो रिच सोर्सेज हैं विटामिन के B2 के, ठीक है, और सीरियल्स फ्रूट्स वगैरह जो हैं वो मॉडरेट सोर्सेज हैं विटामिन B2 के। अब हम बात करते हैं कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2, ठीक है, तो जो डेफिशिएंसी होगी इस विटामिन की, उसके अंदर जो आने वाले सिम्टम्स होंगे वो हमारे पास किलोसिस होगा, ठीक है, यानी आपका जो लीजन होगी एट द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ, ठीक है, इसके साथ साथ हमारे पास ग्लोसिटिस होगा, टंग स्मूथ एंड पर्पलिश हो जाएगी और डर्माटाइटिस होगा। राइबोफ्लेविन अनकॉमन जो है वो डेफिशिएंसी है, ये मोस्टली जो है दूसरे विटामिन डेफिशिएंसीज के साथ एसोसिएटेड होती है, ठीक है, और जो क्रोनिक अल्कोहलिक पर्सन होते हैं वो होते हैं एट अ प्रोन रिस्क टू डेवलप द विटामिन B2 डेफिशिएंसी। अब हम क्या करते हैं, हम ग्लूटाथायोन रिडक्टेज एंजाइम की असेसमेंट करते हैं एरिथ्रोसाइट्स के अंदर, ठीक है, और ये हमें इसकी असेसमेंट जो है वो बताती है कि हमारे पास राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी है या नहीं है। ये था हमारा विटामिन C, विटामिन B1 और B2। इसकी डेफिशिएंसी जो है वो एक बार दोबारा से बता देती हूँ। विटामिन C की डेफिशिएंसी स्कर्वी डिजीज़ जो है वो होती है, उसकी वजह से B1 डेफिशिएंसी में हमारे पास जो है वो न्यूरोटिक नर्व ट्रांसमिशन डिसऑर्डर्स वगैरह आते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास बेरी डिजीज़ आती है और CNS लीजन्स आती हैं जिसको हमने WKS पढ़ा था, सिंड्रोम। B2 डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास हमने पढ़ा कि लीजन्स ऑफ कॉर्नर ऑफ माउथ हो जाता है, आपकी टंग और लिप्स वगैरह पे लीजन आनी शुरू हो जाती है। ये था हमारा आज का लेक्चर। जो भी बात आपको नहीं समझ आएगी वो आपने मुझसे पूछ लेनी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।